हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्वेल्थ और बीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ऑस्मोसिस को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डिफ्यूज़न और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। तो प्राइमरली जब मैं डिफ्यूज़न आपको समझाने जाता हूँ तो मैं आपको डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप लोगों ने जनरली घर में देखा होगा कि जब हम लोग रूम के अंदर कोई रूम फ्रेशनर छिड़कते हैं या रूम के अंदर कहीं पर कोई अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाते हैं तो कुछ ही देर के अंदर पूरे के पूरे रूम में आपको उसकी फ्रेगरेंस दिखाई पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं देख करके चलता हूँ कि सपोज कीजिए ये मेरा एक रूम है और इस रूम के बिल्कुल सेंटर में यहाँ आपने सोर्स को रखा है। सोर्स का मतलब है कि आपने यहाँ पर कोई अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाई है। तो आप देखते हो कुछ ही देर के बाद आपके पूरे कमरे के अंदर उस अगरबत्ती या मोमबत्ती की फ्रेगरेंस जो है वो फैल जाती है। अगर आप लोग थोड़ा सा एक सेकंड पहले जाकर के देखें तो आप देखेंगे कि पहले इस पूरे कमरे के अंदर उस तरह की फ्रेग्रेंस नहीं थी। इसका मतलब ये कमरा जो था आपका वो था लोअर कंसंट्रेशन पे और आपका जो ये सोर्स था ये था हायर कंसंट्रेशन पे। ठीक है, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये पूरी फ्रेग्रेंस कमरे के अंदर फैल जाती है। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए ऐसा क्यों हुआ, तो आप सीधा सा जवाब देते हैं कि सर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपके पास अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस थी या उसकी जो गैसेस पार्टिकल्स थे वो इस सेंटर पॉइंट से पूरे कमरे के अंदर फैल गए। ठीक है, वर्ड क्या कहा आपने कि वो पूरे कमरे के अंदर फैल जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको और याद दिलाता हूँ कि सपोज कीजिए आपके पास यहाँ दो बीकर मैं लेकर के चल रहा हूँ। इन दोनों बीकर्स की हाइट या वॉल्यूम जो है वो सिमिलर है, लेकिन जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो पहला बीकर आपके पास है बीकर ए, इसमें आपने पानी का लेवल इतना रखा है, जबकि ये जो दूसरा बीकर है आपके पास बी, उसमें आपने पानी का लेवल इतना रखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऐसे ही रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों बीकर को किसी एक कॉमन पाइप से कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों बीकर को कॉमन पाइप से कनेक्ट कर देता हूँ और मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या होगा, तो आप सीधा जवाब देंगे कि सर पानी जो है वो बीकर ए से बीकर बी की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। और मुझे ये वाकई में बताने की ज़रूरत नहीं है कि कब तक होने वाला है। आप बताएंगे मुझे कि सर ऐसा तब तक होगा जब तक ए और बी का लेवल जो है वो बराबर नहीं हो जाता। इसका मतलब धीरे 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 इसका पानी घटेगा और इसका पानी जो है वो बढ़ेगा और फाइनली ये दोनों जो है आपको एक ही लेवल पे दिखाई देने वाले हैं। इसका मतलब बीकर ए में वाटर घट रहा है, बीकर बी में वाटर बढ़ रहा है। अगर इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग देख करके चले तो हमें समझ में आता है कि यहाँ गैस के पार्टिकल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पूरे कमरे में फैल जा रहा है, जबकि यहाँ जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो ए जो कि हायर कंसंट्रेशन थी वहां से कहाँ शिफ्ट कर रहा है, बी जो कि लोअर कंसंट्रेशन थी। इसका मतलब अगर मैं डिफ्यूजन को समझाने जाता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि डिफ्यूजन क्या है कि पार्टिकल्स, डिफ्यूजन एक टेंडेंसी है जिसमें पार्टिकल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। जनरली समझिए कि जब भी हम लोग किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर किसी केमिकल चेंज को स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है, कोई भी पर्टिकुलर केमिकल फिनोमिना यहाँ रन कर रहा है, तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी बाउंड्री है, इसी को हम लोग मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अगर मैं लिविंग सिस्टम बात कर रहा हूँ तो हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे सेल की मेम्ब्रेन का। अब इस मेम्ब्रेन से कौन सी चीज़ें बाहर जा सकती है या कौन सी चीज़ें बाहर आ सकती है, ये डिपेंड करेगा इस मेम्ब्रेन की अलाउवेंस पे, जिसे हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। बात समझ में, यानी कि ये इस मेम्ब्रेन की नेचर तय करती है कि यहाँ पर परमिएबिलिटी क्या होगी। तो इस बिहाफ पे अगर हम लोग बात करें तो मेम्ब्रेन्स जो है वो तीन तरह की हो सकती है। पहली जो है वो होती है फुल्ली परमिएबल, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन्स जो किसी भी पार्टिकल्स को आने या जाने देती है, जबकि दूसरी जो होती है वो होती है इम्परमिएबल, यानी कि वो किसी को भी आने या जाने नहीं देती। और जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट मीन्स वो कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करती है अंदर आने के लिए, जबकि कुछ पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती बाहर जाने के लिए। अब इस सारे दोनों के दोनों फिनोमिना को अगर मैं बात करता हूँ, चूँकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मैं इन सभी का जिक्र अगर किसी सॉल्यूशन के रिगार्डिंग करूँ तो हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होती है, एक होता है सोल्यूट,
ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है सोलवेंट। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने कहा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि ये कुछ हिस्सों को मूवमेंट करने देती है जबकि कुछ हिस्सों को मूवमेंट करने नहीं देती। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल्स को मूव करने देती है जबकि सोल्यूट के पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देती। इसीलिए कहा गया सेमी। सेमी मतलब हाफ, यानी कि वो सॉल्यूशन के आधे हिस्से को अलाउ कर रही है जबकि आधे हिस्से को अलाउ नहीं कर रही। आई थिंक आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन समझ गए होंगे। अभी यहीं में जो डिफ्यूज़न आपको पढ़ा रहा था उसी को अगर मैं सॉल्यूशन की कंडीशन में समझाऊं तो इसे भी आप लोग एक बार समझने की कोशिश करें। हम लोग जनरली हमें ये लगता है कि सॉल्यूशन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जा रहा है, तो ये एक यूनिलेटरल प्रोसेस है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो आपका डिफ्यूज़न है, ठीक है, ये एक बायलैटरल प्रोसेस है। आई थिंक आप इस वर्ड को समझ पा रहे हो। बायलैटरल का मतलब होता है दोनों तरफ से होने वाली प्रोसेस। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास यहाँ एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में यहाँ तक आपने पानी को भर करके रखा। एक दूसरा छोटा बीकर आपने यहाँ पे लिया और इस छोटे बीकर में आपने KMnO4 का सोल्यूशन बनाया। आप सब लोग जानते हैं KMnO4 का जो सोल्यूशन होता है वो वॉयलेट या पर्पल कलर का होता है। अब इस सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ एक थिसिल फनल लेनी है और इस थिसिल फनल को आपने इस सॉल्वेंट के लोअर बॉटम पार्ट तक लेकर के जाना है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल लास्ट पार्ट तक, यहाँ तक आप लोग लेकर के से जा रहे हो बॉटम तक। अब इस थिसिल फनल में आपने ये KMnO4 का सॉल्यूशन डालना है। अब चूंकि थिसिल फनल कहाँ लेके जा रही है, बॉटम पे, तो धीरे धीरे KMnO4 का सॉल्यूशन जो है आपका बॉटम पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ दो लेयर बन जाएगी। एक ये अपर लेयर, ठीक है, इस अपर लेयर में आपके पास क्या है, पानी, जबकि दूसरी ये लोअर लेयर, और इस लोअर लेयर में आपके पास क्या है, KMnO4 का सॉल्यूशन। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप 1 या 2 मिनट बाद देखेंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा पानी जो है आपका पर्पल हो चुका होगा। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आप सीधा सीधा अगर मैं आप ही से पूछूंगी ऐसा क्यों हुआ होगा तो आप सीधा बताओगे सर एक्चुअली क्या होगा, KMnO4 के जो पार्टिकल्स होंगे ये पार्टिकल्स धीरे धीरे सोलवेंट के अंदर यानी कि पानी के अंदर मूव कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, अभी 1 मिनट पहले आपने पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या था, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है इनकी हायर कंसंट्रेशन है और ऊपर इनकी कंसंट्रेशन कैसी है, लोअर। इस हिसाब से सोल्यूट के पार्टिकल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि नीचे वाली लेयर से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर साथ में आप एक चीज़ पे फोकस करें तो आप देखेंगे कि ऊपर सोलवेंट की कंसंट्रेशन हायर थी, सोलवेंट ऊपर ज़्यादा था, नीचे नहीं था। इसका मतलब क्या है, सोलवेंट के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें भी अपने हायर से लोअर की तरफ मूव करना चाहिए, यानी कि ये भी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चला कि जिस तरीके से सोल्यूट सोलवेंट की तरफ मूव कर रहा है उसी तरीके से सोलवेंट सोल्यूट की तरफ भी मूव कर रहा है। बात समझ में है। इसीलिए मैंने कहा कि आपका डिफ्यूजन जो है वो कैसी प्रोसेस है, वो एक बायलैटरल प्रोसेस है। बात समझ में आई। अब सीधा मूव करते हैं हम लोग ऑस्मोसिस की तरफ। तो इससे आगे हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस की। तो समझिए, यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये वाला। इस वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया, एक बीकर के अंदर SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार्टीशन कर दिया और यहाँ पर दो हिस्से हम लोगों ने बनाए, एक A और एक B। इस A वाले हिस्से में हम लोगों ने सिर्फ प्योर वाटर को लिया है, जबकि B वाले हिस्से में हम लोगों ने क्या लिया है, चीनी और पानी का एक 30% का सोल्यूशन लिया। इस 30% के सोल्यूशन का मतलब है कि यहाँ जो शुगर आपके पास है वो 30% है और पानी जो आपके पास है वो 70% प्रेजेंट है, जबकि प्योर वाटर का मतलब है कि यहाँ 100% सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, जबकि यहाँ पर सॉल्वेंट और सोल्यूट का मिक्सचर है। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग अभी पीछे पढ़ करके आए हैं SPM के बारे में और हमने पढ़ा था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ किसे अलाउ करती है, सोलवेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ शुगर के मॉलिक्यूल्स है जबकि इधर शुगर के मॉलिक्यूल नहीं है। तो इस हिसाब से शुगर यहाँ हायर कंसंट्रेशन पे है और यहाँ लोअर, तो इसे मूव करना चाहिए। लेकिन चूँकि SPM सोल्यूट को अलाउ नहीं करती इसलिए शुगर के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल
नहीं कर सकते। तो ट्रेवल सिर्फ कौन करेगा? पानी के मोलिक्यूल्स यानी कि सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स। अब अगर ध्यान से देखें तो पानी के मोलिक्यूल्स यहाँ 100% है, जबकि यहाँ 70% है। इसका मतलब ए वाले पोर्शन में सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स ज़्यादा है बी वाले के कंपैरिजन में। तो इस हिसाब से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ट्रेवल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, और पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर देंगे। ऐसा करने से धीरे 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 इसकी कंसंट्रेशन यानी कि ए वाले ब्लॉक में पानी का लेवल जो है वो धीरे 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 घटेगा, जबकि इस वाले लेवल में पानी का लेवल धीरे 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 बढ़ेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि डिफ्यूज़न ही था, लेकिन ये डिफ्यूज़न किसके थ्रू हुआ? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसी ही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा यहाँ पर बोलना चाहूँ तो हम कहेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है? Osmosis is the flow of solvent through a semi-permeable membrane from pure solvent to the solution or from a dilute solution to the concentrated solution। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है, वो क्या? जैसे जैसे पानी के पार्टिकल्स यानी कि वाटर के मोलिक्यूल्स सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स ए से बी में आएंगे तो इतना वाटर जो है यहाँ पर क्या होगा? एक्सीडेड होगा, बढ़ेगा। अब ये जो वाटर यहाँ पर बढ़ा है वो अपना वेट होने की वजह से इस लिक्विड पे क्या करेगा? नीचे की तरह एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ये जो प्रेशर यहाँ एक्सर्ट हुआ है नीचे की तरफ, यानी कि इस लिक्विड का जो प्रेशर नीचे की तरफ एक्सर्ट हुआ है, इसकी वजह क्या है? ये प्रेशर आया कहाँ से? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये पानी आया है ऑस्मोसिस की वजह से। यानी कि जैसे जैसे ऑस्मोसिस बढ़ा वैसे वैसे लिक्विड बढ़ा, और वैसे वैसे लिक्विड के थ्रू लगने वाला प्रेशर भी बढ़ता चला गया। इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यस। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस के थ्रू होने वाले जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो क्या क्रिएट करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही आपने समझा, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आई? अब आप अगर ध्यान से देखें तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा वो नीचे आकर के क्या करेगा? इस तरफ लगेगा, यानी कि ये इधर से सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ये प्रेशर क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। और इसी फिनोमिना का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस प्रेशर को कैलकुलेट करने में। बिल्कुल। अब यहाँ पर समझिए, इस वाले प्रोसेस में मान लीजिए यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो धीरे धीरे इधर मूव करना शुरू करता है। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, क्योंकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ एक पिस्टन को अप्लाई कर दिया। अब जो पिस्टन आपने यहाँ पर लगाई है, इस पिस्टन पे आप लोग क्या कर रहे हो? हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया, सिर्फ पिस्टन लगाई। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर आएंगे वो पिस्टन पे ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, और इससे क्या होगी? पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होना शुरू होगी। यानी कि वो जैसे ही यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स प्रेशर लगाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे, यानी कि नीचे से क्या लग रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर नीचे से लग रहा है, बिल्कुल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। अब ये एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। और जिस कंडीशन पे एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के, उस वक्त आपकी ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी। तो जिस पर्टिकुलर एक्सटर्नल प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाता है उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस तरीके से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन आ जाती है। बात समझ गए? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं वॉन टॉप इक्वेशन के बारे में। वॉन टॉप इक्वेशन बेसिकली वॉन टॉप ने ऑस्मोसिस को बहुत डीपली स्टडी किया, और उसके बाद इसने वॉन टॉप ने यानी कि पाया कि जो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, या सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उन्हें हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो उन्होंने पाया कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस है वो बिल्कुल गैसियस बिहेवियर रखते हैं, यानी कि उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल गैस सॉल्यूशंस की तरह होता है।
गैस सॉल्यूशंस की तरह, यानी कि जिस तरीके से गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं, जैसा बिहेवियर गैस के पार्टिकल्स का होता है किसी गैसेस सॉल्यूशन में, कुछ उसी तरह का बिहेवियर जो होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस का होता है। और हम लोग जानते हैं गैसेस बिहेवियर के लिए हम लोग रियल गैस इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशंस में ऑस्मोसिस जो होता है, उस ऑस्मोसिस की कैलकुलेशन करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने गैसियस बिहेवियर को यूज़ किया। और इस तरीके से उन्होंने 3 लॉज दिए। पहला लॉ था बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, जो बिल्कुल गैसेस के बॉयल्स लॉ से इक्वेट करता था। दूसरा चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, जो बिल्कुल गैसेस के चार्ल्स लॉ से इक्वेट करता था। और इन दोनों को मिलाकर के उन्होंने वॉन्ट ऑफ इक्वेशन दी, जो पर्टिकुलरली सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग मान के चलते कि मेरे पास कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है और इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को मैं C और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करूँ, यानी कि हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया है पाई की फॉर्म में। तो उन्होंने पाया कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो इस सिचुएशन में जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/V से, यानी कि ये बिल्कुल बॉयल्स लॉ से मैच करता है। इसलिए इसे इन्होंने कहा कि बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ। तो पहला जो हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है, पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब आता है सेकेंड टर्म पे। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, हम लोगों ने इस बार क्या कर दिया, उसकी वॉल्यूम प्रेशर तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है ही, हम लोग उसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, हम उसकी वॉल्यूम को चेंज नहीं करते। तो उन्होंने देखा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला टेम्परेचर के, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ से उन्हें सेकेंड वैल्यू जो मिली वो मिला पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब उन्होंने इन दोनों लॉज को आपस में कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद जो उन्होंने दिया वो दिया कि भाई देखिए पाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी पाई V, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर कोई कांस्टेंट ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कोई कांस्टेंट, मान लीजिए मैं यहाँ कोई कांस्टेंट K ले लेता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा पाई V इक्वल्स टू K इंटू T। ये जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं ये कर रहे हैं फॉर 1 मोल, ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन जो है वो 1 मोल के लिए हो रही है। अगर हम लोग यहाँ पर n मोल कैलकुलेट करते हैं तो इस इक्वेशन की वैल्यू होगी पाई V इक्वल्स टू NKT। बाद में हम लोगों ने जब कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि जो K है इसकी वैल्यू बिल्कुल सिमिलर होती है R से। R वही है रियल गैस के में अंदर जो गैस कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू बिल्कुल उसी के सिमिलर होती है। तो हम इस इक्वेशन को चेंज करके लिख देते हैं पाई इक्वल्स टू V, पाई V इक्वल्स टू NRT। अब यहाँ से अगर मैं लेने जाऊँ तो पाई इज इक्वल टू N/V RT आ जाता है। और हम लोग जानते हैं मोल्स पर वॉल्यूम को कंसंट्रेशन लिखा जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा पाई इज इक्वल टू CRT। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग वॉन्ट ऑफ के थ्रू दी हुई इक्वेशन, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर R कांस्टेंट है, T गिवन टेम्परेचर है, C कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने रिव्यू इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए आप ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।